वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सुपरहिट मूवी को लेकर आया हूँ। वही जिसका नाम है विश्वनाथ एंड सन्स, जिसमें सूर्या भाई साहब और ममिता बैजू लीडिंग रोल पर है। मूवी के बारे में बात करें तो बहुत ही इमोशनल मस्ट वॉचेबल मूवी है। अगर ये मूवी हिंदी में डब होगी तो आप लोग जरूर देखिए। हमारे यहाँ तो हिट हो चुकी है और सूर्या भाई साहब ने लगातार 2 हिट दी है, करप्पू और ये मूवी। इस मूवी ने तो करप्पू मूवी को भी पार कर दिया। बहुत ही लंबी कहानी है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही ओलंपिक गेम्स में पिस्टल शूटिंग का गेम चलते रहता है और इस गेम में संजय नाम का एक बंदा पार्टिसिपेट करने लगता है, वही मूवी का हीरो। अब इत्तेफाक से संजय की गन खराब हो चुकी होती है या तो फिर टूट चुकी होती है। नई गन आने में 2 घंटे लग जाएंगे, तो संजय अपनी पुरानी गन को ही फिक्स करने लगता है। संजय के बचपन से ही इसके पापा ने ये सिखाया होता है, अगर कोई चीज टूट जाए तो नई चीज खरीदना सेकेंड ओपिनियन होना चाहिए, फर्स्ट ओपिनियन उसको ठीक करना चाहिए। अगर वो चीज ठीक नहीं होगी तब जाके नई चीज खरीदनी होगी। तो संजय अपनी पुरानी गन को फिक्स करके गेम में पार्टिसिपेट होकर गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। एक्चुअली ये संजय सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। शूटिंग तो इसका साइड पैशन होता है। इसकी माँ ने कहा था कि तुम शूटिंग में गोल्ड मेडल लाकर दिखाओ, तो अपनी माँ का सपना पूरा कर देता है। उसके बाद संजय वापस अपने घर पर आता है तो बड़े बड़े लोग इसके लिए गिफ्ट भेजने लगते हैं। संजय के घर में भी काफी सारे नौकर चाकर होते हैं। 5-6 बॉडीगार्ड ही खुद संजय के होते हैं। संजय के फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है। इसका पापा मरने के बाद सारे बिजनेस के काम यही संभालता आ रहा है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये संजय 40 तक पहुँच चुका होता है लेकिन अभी तक शादी की नहीं होती। हमेशा इसकी माँ यही बात कहती रहती है कि तुम शादी कर लो, लेकिन हमेशा संजय भी शादी के लिए टालता रहता है। संजय का एक कजिन होता है जिसका नाम होता है रामू। उसकी बीवी का नाम शिरीषा। रामू एक लॉयर होता है और शिरीषा एक डॉक्टर। संजय के पास एक बहुत ही पुराना कीपैड वाला फोन होता है और उस नंबर को सिर्फ संजय की माँ ही फोन करती है। अपने बिजनेस के काम के लिए दूसरा फोन होता है। एक दिन संजय की माँ की तबीयत थोड़ा सा बिगड़ जाने पर संजय अपनी माँ को लेकर शिरीषा के पास जाता है हॉस्पिटल। शिरीषा चेक करके कहने लगती है कि हार्ट में थोड़े से ब्लॉकेजेस है, स्टंट डालना पड़ेगा। संजय की माँ थोड़ा सा जिद करने लगती है कि मैं ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाद में कहने लगती है मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, ऑपरेशन के पहले थोड़ा सा स्वीट खाना चाहती हूँ मैं। खैर संजय जाने के बाद संजय की माँ शिरीषा से कहने लगती है कि शिरीषा हमारे घर में कुछ बड़े बड़े फोटोज है। संजय के दादा संजय के पापा के साथ एक छोटी सी फोटो, उसके बाद संजय के फादर के साथ संजय की फोटो। उसी फोटो के बगल में मैं ये देखना चाहती हूँ कि संजय अपने बेटे के साथ रहे, इस घर का एक वारिस हो। लेकिन ये संजय तो शादी ही नहीं करना चाहता। बाद में शिरीषा संजय के पास आकर ही बात कहने लगती है कि संजय आंटी को सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र है। इस उम्र में आंटी ज्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। उनका यही डर है कि घर का वारिस होगा भी या नहीं। संजय की माँ का ऑपरेशन होने के बाद संजय कैलिफोर्निया जाता है एक लड़की से मुलाकात करने के लिए। इन दोनों के बीच कुछ बातें शातें होने लगती है। उसके बाद ये संजय वापस इंडिया पर आ जाता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाते हैं। संजय दोबारा कैलिफोर्निया जाता है। इंडिया पर वापस आते ही इसकी गोदी में एक छोटा बच्चा होता है। संजय एयरपोर्ट पर आते ही सारे मीडिया वाले इसी चीज को कवर करने लगते हैं। संजय भी सारी दुनिया को यही बात कहने लगता है कि ये मेरा बेटा है, मेरे खानदान का वारिस। संजय की माँ भी ये न्यूज देखकर शॉक में रह जाती है। बाद में पता चलता है कि संजय ने सरोगेसी का सहारा लिया। मतलब संजय ने 1 साल पहले एक लड़की से मुलाकात किया ना, तो वो लड़की एक डॉक्टर होती है, एक फर्टिलिटी सेंटर में काम करती रहती है। उस शिरीषा ने इस लड़की के बारे में बताने पर संजय उस डॉक्टर से जा मुलाकात करता है, सारे प्रोसेस को जान लेता है। लकीली संजय को एक लड़की भी मिल जाती है सरोगेसी करने के लिए। इस तरह से संजय अपने वारिस को धरती पर लाता है। अब संजय की माँ बहुत ही गुस्सा करने लगती है। पहले तो उस रामू और उसकी बीवी शिरीषा को बुलाकर बहुत डांटने लगती है कि मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी करके एक फैमिली बसाएगा, लेकिन तुम दोनों ने संजय को ऐसा घटिया आइडिया दिया। उसी वक्त संजय अपने बेटे को घर पर लाकर अपनी माँ के हाथ में थमा देता है, ये लो तुम्हारा वारिस। उस बच्चे को अपने हाथ में लेते ही संजय की माँ का सारा गुस्सा उतर जाता है। खैर दूसरे दिन इस बच्चे का नामकरण का प्रोग्राम चलता है। बच्चे का नाम रखते हैं अभय। उसके बाद घर के सारे लोग इस बच्चे की अच्छे से केयरिंग करने लगते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद वो बच्चा खून की वॉमिटिंग करने लगता है। फटाफट से हॉस्पिटल पर ले जाने के बाद डॉक्टर्स कुछ टेस्ट वगैरह करने लगते हैं। डॉक्टर कहने लगती है कि अभय को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। टेस्टिंग के लिए मैंने आपका ब्लड सैंपल भी लिया है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा डोनर मिलने तक
थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फास्टेस्ट वे है बच्चे की माँ। अगर बच्चे की माँ खुद डोनार बनेगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब उस शिरीषा ने ऑलरेडी अभय की माँ की डिटेल्स हासिल कर चुकी होती है। संजय सोचने लगता है कि अभय की माँ को और थोड़े पैसे देकर ऑपरेशन के लिए मनवा लेगा। उसी वक्त संजय, वो रामू और कुछ बॉडीगार्ड्स कैलिफोर्निया पर जाने लगते हैं। सरोगेसी का नाम होता है मैडी। संजय और रामू यही सोचने लगते हैं कि शायद वो मैक्सिकन होगी या तो फिर इटालियन। थोड़ी देर के बाद संजय उस मैडी के घर पर आता है। फिलहाल इस मैडी के घर पर जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी चलती रहती है। सारे लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पर मैडी कौन है। जब संजय मैडी को देखता है शॉक में रह जाता है। मतलब वो तो दारू पीते हुए चिल करती रहती है और इसी तरह इसकी उम्र होगी 22-23 साल। इस मैडी का पूरा नाम होता है मदना कामेश्वरी ज्योतिलिंगम। इतने लंबे पैराग्राफ को कट करके इसने मैडी रख लिया। ऑफ कोर्स ये तो इंडियन ही होती है। उसके बाद संजय इस मैडी से अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। मैडी कहने लगती है, अच्छा वो तुम हो जो मुझे बिना छुए प्रेग्नेंट कर दिया। संजय जो प्रॉब्लम है वो मैडी को बताने लगता है। मैडी पैसों के लिए ऑपरेशन के लिए मान जाती है और शॉकिंगली ये मैडी डॉक्टर की पढ़ाई करती रहती है। संजय के बारे में जब इंटरनेट में देखती है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये संजय तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। इस मैडी ने $75,000 भी कर्जा किया होता है। वो कर्जा भी चुका देता है संजय। अब $75,000 में उतने पैसों से मैडी ये घर भी खरीद सकती थी। एयरपोर्ट पर आते ही खूब सारा शॉपिंग भी करने लगती है और इसी तरह संजय की प्राइवेट जेट देखकर शॉक में रह जाती है। जर्नी के दौरान मैडी अपनी लाइफ के विश के बारे में संजय को बताने लगती है कि मेरी 30 साल तक मैं अपनी मेडिसिन खत्म करके एक बड़ी हॉस्पिटल में काम करना चाहती हूँ। 30 से 40 की उम्र तक एक अच्छे लड़के से शादी करके एक बड़ा वाला घर लेकर उसमें 2 बच्चे, 2 पप्पीस पालूंगी। हाँ, एक छोटी सी गाड़ी भी लेनी है। 40 से 50 की उम्र में थोड़े थोड़े पैसे कमाते हुए सारी दुनिया को घूमना है। 50 के बाद काम करना स्टॉप करके लग्जरी लाइफ गुजारूंगी। अब 60 के बाद कोई ना कोई बीमारी आ ही जाएगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए और वो मेरे लिए एक दूसरे की देखरेख करते हुए ऐसी ही जिंदगी गुजर जाएगी। जब मैडी संजय के घर पर आती है तो इसके घर को भी देखकर शौक में रह जाती है। बहुत ही बड़ा होता है, एक महल जैसा। संजय की माँ को नाम से ही बुलाने लगती है, मिसेस निर्मला, मैं हूँ मैडी, आपके पोते की माँ। संजय की माँ तो शौक में रह जाती है इस मैडी का हुलिया देखकर। कहने लगती है, अरे ये तो छोटी बच्ची है, ये माँ कैसे बन गई, किसको उठाकर लेकर आए हो तुम। संजय अपनी माँ को समझा बुझाकर मैडी को उसका रूम दिखाने लगता है। खैर रात में जब मैडी सो रही होती है तो बच्चे की रोने की आवाज सुनकर इसकी नींद खुल जाती है। नीचे आकर देखने पर संजय की माँ बच्चे को संभालती रहती है। ये मैडी टूटी फूटी लोरी सुनाकर बच्चे को कूल करने लगती है। संजय की माँ कहने लगती है कि अभय ने तुमको पहचान लिया कि इसकी माँ तुम ही हो, इसलिए चुप हो गया। संजय की माँ इसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है। मैडी कहने लगती है कि बचपन में ही कार एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मेरे माँ बाप भी डॉक्टर्स थे। वो लोग यही चाहते थे कि मैं भी एक डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। बस अब 1 साल पढ़ लिया तो मेरी पढ़ाई खत्म। ऑर्फनेज में ही मैं पली बड़ी और स्कॉलरशिप के जरिए से ही मेरी पढ़ाई होती रही। फाइनल ईयर की फीस पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बस 1 मार्क्स से चूक गई $75,000। तभी मुझे एक फर्टिलिटी सेंटर के बारे में पता चला। अगर सरोगेसी माँ बनोगे तो $50,000 मिलेंगे। सिर्फ 9 महीनों की बात थी, इसीलिए मैं मान गई। बचे पैसे मैंने दूसरे बंदे के पास कर्जा किया, लेकिन वो $30,000 इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़कर दोबारा $75,000 हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बार क्या करूं। तभी आपका बेटा मेरे पास आया। मैं ऑपरेशन के लिए मान गई। अब मैडी की पूरी कहानी सुनने के बाद संजय की माँ मैडी को थोड़ा सा लाइक भी करने लगती है कि लड़की मॉडर्न है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसके बाद मैडी अपने बच्चे से बहुत ही अच्छे से खेलने लगती है। ये देखकर संजय मैडी से कहने लगता है कि मैडी, बच्चे की इतना क्लोज मत हो, तुम कुछ दिन ही रहने वाली हो, बाद में बच्चा और तुम दोनों सफर करोगे। मैडी भी कहने लगती है, हाँ हाँ समझ गई, ज्यादा ज्ञान मत पेलो। दूसरे दिन संजय के घर पर रवीना टंडन मोहतरमा आती है। इसका नाम होता है अंजलि, जो संजय की आंटी होती है। बच्चे को देखने के लिए आई होती है। संजय को देखकर ऐसा लगता है कि ये संजय अंजलि को इतना लाइक नहीं करता, देखकर भी अनदेखा करने लगता है, ढंग से बात ही नहीं करता। संजय ऑफिस जाते समय मैडी भी जिद करने लगती है कि ये भी इसके साथ आएगी, वरना घर में रहकर बोर हो जाएगी। तो संजय मैडी को लेकर अपने ऑफिस पर जाने लगता है। ऑफिस पर आते ही मुत्तुस्वामी नाम का एक बंदा संजय से मिलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन संजय उस मुत्तुस्वामी को अपना अपॉइंटमेंट ही नहीं देता। मैडी कहने लगती है, अरे बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे हो बे तुम, बस 5 मिनट अपना टाइम दे दो, क्या जाएगा तुम्हारा। संजय हल्के से डांटने लगता है कि तुम मेरी पर्सनल चीजों पर अपना मुंह मत डालो, कॉफी पियो, ऑफिस घूमो बस। सो ये मैडी कैबिन से बाहर आकर पहले 2 लोगों को जमा करके कहने लगती है,
कि तुम्हारे बॉस ने मुझे डांटा कि मैं अपने लिमिट्स में रहूं। देखते ही देखते सारे ऑफिस स्टाफ को इकट्ठा करके इसी के बारे में चर्चा करने लगती है कि अम्मा की कसम मैंने कुछ भी गलती ही नहीं की, तुम्हारे बॉस ने ही मुझे डांटा। अब तुम लोग एक के बाद एक तुम्हारे बॉस के पास जाकर कहो कि वो मुझसे सॉरी बोले। तभी संजय अपने कैबिन से बाहर आकर इन सारे लोगों को एक साथ देखकर शॉक में रह जाता है। सारे स्टाफ भी अपने बात से मुकर जाते हैं कि मैडम आप अपना देख लो, हम लोग काम पर लग रहे हैं। बाद में संजय का आज किसी टीवी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू होता है तो मैडी भी इसके साथ जाने लगती है। एक्चुअली संजय ने शूटिंग में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया होता है ना, उसी का इंटरव्यू होता है ये। इसी इंटरव्यू के दौरान अशोक नाम का एक बंदा संजय को वीडियो कॉल करने लगता है, मतलब वही टीवी वाले इसको कनेक्ट करते हैं। काफी दिनों पहले इस संजय ने अशोक की मदद की थी तो उन्हीं पैसों से ये पढ़ाई करके अमेरिका पर जाकर अपनी एक छोटी सी कंपनी भी स्टार्ट कर लिया। लेकिन संजय अभी भी इस अशोक को पहचान नहीं पाता। अशोक कहने लगता है कि सर मेरे पिताजी आपके कंपनी में ही काम किया करते थे, मैं अपने फादर के साथ आया था। संजय पूछने लगता है कि आपके फादर का नाम क्या है। अशोक कहने लगता है कि सर मुत्तुस्वामी। संजय पूछने लगता है कि ड्राइवर मुत्तुस्वामी। यह सुनने के बाद वो अशोक अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे करने लगता है। संजय कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे पिताजी के टाइम से ही वो एज ए ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं, बस ड्राइवर। मैंने उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, वो पैसों के लिए ओवर टाइम करते हैं लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो ऐसे इंसान पहली बार मेरे पास आकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे मांगा, वो भी उधारी पर। जब मैंने तुम्हारे फादर का नाम लिया तो तुमने अपना कैमरा थोड़ा सा डाउन किया। देखो अशोक, तुम मेरे कैबिन में आए इसकी वजह तुम्हारे फादर ही है। तुमने पढ़ाई करके वहाँ पर जाकर कंपनी स्टैब्लिश किया, उसकी वजह ही तुम्हारे फादर ही है। आज तुम मेरे से इस इंटरव्यू पर बात कर रहे हो, इसकी वजह भी तुम्हारे फादर ही है। मुझे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम तक याद नहीं, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि तुम ड्राइवर मुत्तुस्वामी के बेटे हो। शॉकिंग बात यह है कि मुत्तुस्वामी ऑलरेडी संजय से मिलने के लिए इस स्टूडियो के पास आता है तो चैनल वाले मुत्तुस्वामी के बारे में जानकर संजय के पास भेजते हैं। संजय बहुत ही इज्जत से मुत्तुस्वामी को स्टेज पर बुलाता है। बात यह है कि मुत्तुस्वामी काफी दिनों से संजय से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा होता है, ये ऑलरेडी रिटायर हो चुका होता है और मिलने की वजह होती है कि संजय के पैसे वापस करे। ये बात संजय ऑलरेडी जानता होता है लेकिन मुत्तुस्वामी से वापस पैसे नहीं लेना चाहता, इसीलिए मुत्तुस्वामी को इग्नोर करते आ रहा होता है। मुत्तुस्वामी से कहने लगता है कि आपने इन पैसों को कर्जे की तरह देखा लेकिन मैंने इन पैसों को जिम्मेदारी की तरह देखा। खैर रात में मैडी संजय की माँ को जो इंटरव्यू पर हुआ वो सारी बात बताते हुए ये बात पूछने लगती है कि आपके बेटे का दिल बहुत ही साफ है लेकिन आपके बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। संजय की माँ कहने लगती है कि इसकी वजह खुद संजय के फादर है। आज सुबह एक आंटी आई थी ना, वो संजय की दूसरी माँ है, मतलब संजय के फादर की दूसरी वाइफ। जब संजय की उम्र 12 या 13 साल थी उस वक्त संजय के फादर ने अंजलि से शादी की, दूसरी शादी। लेकिन संजय को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। संजय अपने फादर की तरह ना बन जाए इसीलिए अभी तक शादी नहीं की। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे संजय की माँ और अंजलि गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से क्लोज हो गए। मैडी पूछने लगती है कि शादी तो नहीं की लेकिन बाकी सब कुछ तो किया होगा ना। संजय की माँ कहने लगती है कि मुझे क्या पता, छी छी कैसे गंदे सवाल पूछने लगी तुम। मैडी कहने लगती है अरे बोलिए ना मिसेस निर्मला, क्या सेल्फ सर्विस करता है? क्या अभी भी आपका बेटा वर्जिन है या तो फिर कर नहीं सकता? संजय की माँ कहने लगती है हाँ मुझे एक चीज के बारे में पता चली लेकिन तुम किसी को कुछ मत बताना। मैडी भी कहने लगती है कि प्रॉमिस, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। संजय की माँ कहने लगती है कि संजय मंथ के लास्ट में जब जब अलग अलग कंट्रीज पर जाता आता रहता है। एक दिन ऐसे ही मैंने जब उसके सूटकेस को ओपन किया तो उसमें कंडोम्स मिले। रामू तो हमेशा संजय के साथ ही होता है तो रामू को अपने पास बुलाकर इसके बारे में पूछने पर रामू सब कुछ सच बता दिया मुझे कि संजय अलग अलग कंट्रीज पर जाकर अलग अलग लड़कियों से डेट करता है और वो भी 30+ औरतों को ही। मैंने इस बात को अपने अंदर ही दबा लिया। अगर ये बात संजय को पता चलेगी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो जाएगा। उसकी लाइफ है, वो एंजॉय करने दो। उसके बाद वो मैडी किचन रूम पर आती है। वहाँ पर संजय और रामू अपनी तरीके से कुकिंग करते रहते हैं। इसी बातों में मैडी हल्के से संजय से छेड़खानी करने लगते हैं कि संजय दिस मंथ 27 को क्या हम मूवी पर चले। और उसी तरह ये मैडी संजय का पोल खोल देती है कि संजय तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सूटकेस में कंडोम्स को देखा। यह सुनने के बाद संजय और उसकी माँ एक दूसरे से शर्माने लगते हैं। संजय मैडी को भगा भगा कर डांटने लगता है कि तुमको कहाँ पर क्या बात करनी है, आइडिया ही नहीं। बाद में संजय की माँ संजय से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पता है, तुम भूल जाओ और तुम भी भूल जाओ। मैडी कहने लगती है
कि मैं नहीं भूलने वाली, जब जब तुम दोनों को याद दिलाती रहूंगी। खैर अब दूसरे दिन से ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। ऑपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाता है। डॉक्टर्स मैडी और बच्चे को ऑब्जर्वेशन के लिए 3 हफ्तों तक रखते हैं। इन 3 हफ्तों तक संजय की माँ ही मैडी और बच्चे की केयरिंग करती रहती है। संजय जब जब उस कैबिन के पास आकर फोन के जरिए से इन तीनों से बातचीत करते रहता है। एक रात मैडी बस ऐसे ही अपनी नींद से जाग जाती है। तभी ये देखती है कि उसी कैबिन के बाहर संजय सो रहा है। इसको ये बात पता चलती है कि हर रात संजय यहीं पर सो रहा है। सुबह होने के बाद घर जाकर फ्रेश वगैरह होकर ऑफिस पर जा रहा है। बातों ही बातों में मैडी कहने लगती है कि पता है संजय, आज बच्चे ने मुझे माँ कहकर बुलाया। संजय वही बात कहने लगता है कि तुम बच्चे की इतना क्लोज मत रहो, तुम चली जाओगी तो तुम दोनों को तकलीफ होगी। मैडी कहने लगती है हाँ हाँ मुझे पता है, नो इमोशंस। और वैसे संजय, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? संजय कहने लगता है कि मैं कहूँगा कि उसकी माँ मर गई। यह सुनने के बाद मैडी नाराज होने लगती है कि जिंदा माँ को तुमने मार दिया, अरे थोड़ा अच्छा बोल देते मेरे बारे में। संजय पूछने लगता है कि तुम्हें बताओ, क्या बताऊँ मैं? मैडी कहने लगती है अरे ये कहो कि उसकी माँ पानी ढूंढने के लिए मार्स पर गई है, उसकी माँ के बारे में थोड़ा एलिवेशंस दो। उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ये तीनों लोग वापस घर पर आते हैं। उसी रात अंजलि संजय के घर पर आकर अपनी बेटी की शादी के बारे में बताने लगती है। इसकी बेटी का नाम होता है मेघना। संजय तो भूल ही चुका होता है कि अंजलि की एक बेटी भी है। अंजलि जाने के बाद संजय की माँ संजय के पास आकर कहने लगती है कि संजय, मैं चाहती हूँ कि मेघना की शादी का खर्चा मैं ही उठाऊं और उसी तरह से अपने गहनों में से थोड़े गहने मेघना को दूं। अंजलि का घर ऊटी में होता है। संजय कहने लगता है कि माँ, जो तुम करना चाहती हो कर लो। एक दिन संजय किसी रेस्टोरेंट पर जाता है, इसके साथ मैडी भी जाती है। इसी दरमियान में मैडी कोई खाने का आइटम लाने के लिए दूसरी जगह पर जाती है। तभी एक बंदा अपने दोस्तों के साथ मैडी के सामने आकर उस खाने के आइटम को लेने लगता है। मैडी कहने लगती है अरे बॉस, मैं आगे आई हूँ, मेरे पीछे हो जाओ तुम। वो बंदा कहने लगता है कि एक्चुअली ये रेस्टोरेंट मेरा है, सो मैं जब जी चाहे तब खा सकता हूँ। मैडी भी कहने लगती है कि तुम ओनर हो तो क्या हुआ, पहले कस्टमर्स को रिस्पेक्ट देना सीखो। वो बंदा इस मैडी को अपने रेस्टोरेंट से बाहर कर देता है। मैडी ने इसको मिडिल फिंगर भी दिखाई होती है। जब ये बात संजय को पता चलती है तो संजय उस बंदे के पास जाकर उसे और उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है और उसी वक्त इस सारे होटल को खरीद लेता है। ऑलरेडी उस बंदे के पापा ने डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स कर चुका होता है। जब ये बंदा भी पेपर्स पर साइन करने ही वाला होता है, संजय रोक देता है कि पैसा और स्टेटस हमारी पहचान होनी चाहिए, ना ही कि हमारा घमंड। विदिन सेकंड में तुम्हारा घमंड तुमसे छीनने वाला था। इस तरह से इस बंदे की होटल को वापस ऐसे ही दे देता है। संजय का ये बिहेवियर देखकर मैडी फ्लैट हो जाती है, मतलब इससे प्यार करने लगती है। मैडी संजय से कहने लगती है कि इसमें मेरी भी थोड़ी सी गलती है। संजय कहने लगता है कि अगर 100% तुम्हारी गलती भी हो तो तब भी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। ये सब कुछ होने के बाद संजय मैडी के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक कर देता है। कहने लगता है कि परसों तुमको जाना होगा। घर के सारे काम वाले अपने अपने हिसाब से मैडी को गिफ्ट देने लगते हैं। संजय की माँ भी काफी सारी चीजें पैक करने लगती है और ये भी कहने लगती है कि जब जब मुझे कॉल करती रहो, भूल मत जाना मुझे। मैडी फटाक से हक करके कहने लगती है कि मिसेस निर्मला, आप सारे लोगों को मैं बहुत मिस करूंगी, मुझे वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं यहीं पर रुक जाऊंगी ना प्लीज। अगर आपने अपने बेटे को मनवा लिया तो मैं कभी भी आपको मिसेस निर्मला कहकर नहीं बुलाऊंगी, मम्मी जी कहकर बुलाऊंगी। संजय की माँ समझ जाती है कि मैडी संजय से प्यार करने लगी है। ये बात सुनते ही संजय की माँ बहुत खुश होने लगती है। संजय की माँ फटाफट से संजय के पास आकर हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि मैडी यहीं पर रहना चाहती है, वो तुमसे प्यार करती है। संजय मैडी से कहने लगता है चलो हम दोनों एक छोटी सी ड्राइव पर चलते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी में संजय मैडी से कहने लगता है कि देखो मैडी, मुझे शादी पर इतना इंटरेस्ट नहीं है और उसी तरह से हम दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा एज गैप है। अगर तुम चुटकी बजाओगे तो 2-4 लड़के ऐसे ही तुम्हारे सामने टपक पड़ेंगे। तो मैडी उसी तरह से चुटकी बजाने लगती है, कहने लगती है कि मुझे काफी सारे लड़के नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। संजय बहुत समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन मैडी समझती ही नहीं। यही बात कहने लगती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। लेकिन शॉकिंगली इसी बातों ही बातों में मैडी को एयरपोर्ट पर लाने लगता है। कहने लगता है कि देखो मैंने तुमको पैसे दिया और तुमने अपना बोन मैरो दिया, डील खत्म, अब तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। घर के पास संजय की माँ और शिरीषा तो आरती लेकर खड़े होते हैं। संजय कहने लगता है कि मैडी चली गई, वो दोबारा नहीं लौटेगी,
आप लोग उसे भूल जाओ। शॉकिंगली सुबह होने के बाद मैडी संजय के घर के सामने बैठकर धरना करती रहती है। सारे मीडिया वाले इसी चीज को कवर करने लगते हैं। मैडी मीडिया वालों को सच बता देती है कि मैं उस बच्चे की सरोगेट मदर हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देखते ही देखते इसका एक टॉपिक केस बन जाता है, कोर्ट में सुनवाई पर भी आता है। होस्ट रामू और मैडी की लॉयर के बीच बहुत ही लंबी बहस होने लगती है। फाइनली जज संजय, मैडी और दोनों लॉयर्स को बुलाकर एक फैसला सुनाने लगता है कि संजय को मैं 6 महीनों का टाइम दूंगा और उसी तरह से 3 ऑफिसर्स को तैनात करूंगा। रैंडमली वो संजय के घर पर आकर बेबी को चेक करेंगे। अगर संजय ढंग से अपने बच्चे की केयरिंग कर रहा है तो सही है, वरना ये बच्चा मैडी को ही जाएगा। एक्चुअली मैडी ने भी संजय पर कुछ ऐसा ही केस डाला होता है कि संजय मेरे बच्चे की केयरिंग नहीं कर रहे। हमेशा संजय अपने ऑफिस में पड़ा रहता है। जब तक ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक मैडी संजय के घर में ही रहेगी। थोड़ी देर के बाद मैडी संजय को अभय देने लगती है क्योंकि अभय ऑलरेडी पोटी कर चुका होता है। संजय अपने हाथों में ग्लव्स और मास्क पहनकर बच्चे का डायपर चेंज करने लगता है। रातों में भी मैडी अभय को संजय के पास ही सुलाती है। वो बच्चा अभय बीच रात में उठकर रोने लगता है। बेचारा संजय फटाफट से दूध बनाकर इसको पिलाने लगता है। दूसरे दिन 3 ऑफिसर सडनली संजय के घर पर आते हैं बच्चे की चेकिंग करने के लिए। संजय डायपर चेंज करने के लिए दोबारा हाथों में ग्लव्स और मास्क पहनने लगता है। तीनों ऑफिसर्स पूछने लगते हैं, अरे सर आप डायपर चेंज कर रहे हो या तो फिर ऑपरेशन के लिए रेडी कर रहे हो। ये सुनने के बाद संजय सारी चीजें निकालकर बहुत ही मुश्किल से डायपर चेंज करने लगता है। बच्चा और मैडी संजय को बहुत तंग करने लगते हैं। रातों में इसको नींद तक नहीं आती। दूसरे दिन संजय अपने बेटे को ऑफिस पर लाकर अपने वर्कर्स को दे देता है। थोड़ी देर के बाद जब मैडी भी वापस ऑफिस पर आती है तो वो बच्चा वॉमिटिंग कर चुका होता है। फटाफट से घर वापस लाकर संजय को बहुत डांटने लगती है। उसके बाद मैडी और संजय की माँ बस ऐसी बातचीत करते रहते हैं। मैडी कहने लगती है कि एक्चुअली पहले तो मैं पैसों के लिए ही यहाँ पर आई थी, लेकिन अब आपके बेटे से प्यार हो गया। मैं यहाँ पर मेरे बेटे के लिए भी नहीं रहना चाहती। सच में मिसेस निर्मला, आपका बेटा सबसे अलग है। आपका बेटा मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं। बाद में वो 3 ऑफिसर्स जब जी चाहा तब घर पर आते जाते रहते हैं। संजय इन तीनों के सामने ऐसे ही नाटक करने लगता है कि सारा दिन यही बच्चे की केयरिंग कर रहा है। एक्चुअली मैडी थोड़ी देर पहले बच्चे को खाना खिला रही थी, लेकिन संजय ने बच्चे को इसके पास से छीनकर खाना खिलाते रहता है। ये देखकर मैडी संजय की माँ को मम्मी जी कहकर बुलाने लगती है कि मम्मी जी आप तो बोलिए ना इन तीनों को कि मैं ही बच्चे को खाना खिला रही थी। मैडी के मुंह से ये बात सुनकर संजय की माँ भी बहुत खुश होने लगती है। बाद में मैडी को रियलाइज होकर शर्माने भी लगते हैं। इसी खुशी के मौके पर संजय की माँ उन तीनों ऑफिसर्स को एक छोटी सी दावत भी देने लगती है। उसी रात शॉकिंगली संजय की माँ की डेथ हो जाती है। संजय अपनी माँ के पास आकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद संजय धीरे धीरे इस सदमे से बाहर आने लगता है। एक दिन संजय वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर पर अंजलि बैठी होती है। संजय से कहने लगती है कि हमारे घर में एक मौत हुई, इसीलिए मैं शादी पोस्टपोन करना चाहती हूँ। संजय कहने लगता है, नहीं नहीं, आप मेघना की शादी को पोस्टपोन मत करिए। माँ की यही इच्छा थी कि वो पास रहकर मेघना की शादी करवाए, सारे इंतजाम करे। अब मैं माँ के बदले ये सारे काम करूँगा। संजय की माँ ने ऑलरेडी कुछ गहनों को मेघना के लिए रखा होता है, वो सारे गहने अंजलि को देने लगता है। बाद में संजय मैडी से कहने लगता है कि हम दोनों हमारे झगड़े को थोड़ा साइड में रखकर शादी पर फोकस करते हैं। दूसरे दिन ये सारे लोग ऊटी पर चले जाते हैं क्योंकि ऊटी में ही अंजलि का घर होता है। एक्चुअली संजय का बचपन इस घर में गुजरा होता है। बाद में संजय के फादर ने अंजलि से शादी करने के बाद ये घर अंजलि को दे दिया। अंजलि संजय के कमरे को ऐसे ही रखा होता है जैसा ये छोड़कर गया था। यहाँ पर संजय अपने बचपन के लोगों को देखकर बहुत खुश होने लगता है। सारे लोगों को पहचानते रहता है। दूसरे दिन जब शादी की तैयारियां चल रही होती है तो एक लोकल पॉलिटिशियन अंजलि से झगड़ा करते रहता है। अंजलि का यहाँ पर एक छोटा सा मैरिज हॉल भी होता है और इस हॉल में वो पॉलिटिशियन अपना बर्थडे मनाना चाहता है, लेकिन अंजलि की बेटी की शादी है, वो देना नहीं चाहती। उसी वक्त संजय इस बंदे के पास आकर सीएम से बात करवाने लगता है। सीएम से बात करने के बाद वो बंदा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। उस पॉलिटिशियन का एक बंदा पूछने लगता है, अरे भैया कौन है वो बंदा सीएम से बात करवाया? पॉलिटिशियन कहने लगता है, अरे ये अंजलि उसकी फादर की रखेल है। शॉकिंग बात यह है कि ये पॉलिटिशियन स्टेज के ऊपर ही खड़ा होता है और माइक्स ऑन होते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग इसकी बातें सुन लेते हैं। बाद में आसपास के लोगों से संजय को ये बात पता चलती है कि संजय के फादर ने अंजलि से शादी तो की है, लेकिन जो इज्जत मिलना है वो इनको नहीं मिल रही। थोड़ी देर के बाद दूल्हे वाले अंजलि के घर पर आते हैं। एक्चुअली मेघना की लव मैरिज हो रही होती है। स्पेशली दूल्हे का बड़ा पापा बहुत ही एरोगेंट होता है। दूल्हे ने
अपने बड़े पापा को अंजलि के फैमिली के बारे में नहीं बताया होता। अब वो बंदा तो यहाँ पर संजय को देखकर शॉक में रह जाता है। संजय असली बात बता देता है कि मेघना मेरी बहन है, मेरे पापा की सेकंड वाइफ की बेटी। यह सुनने के बाद वो बंदा अपने परिवार को साइड में बुलाकर सारे लोगों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, अब ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। एट द सेम टाइम वो मेघना भी अपने बीएफ को बुलाकर कहने लगती है कि तुम्हारे बड़े पापा मुझसे ऐसे बर्ताव कैसे कर सकते हैं, क्या तुमने मेरी फैमिली के बारे में उनको नहीं बताया? जिस घर में मेरी रेस्पेक्ट नहीं, मैं वहाँ पर शादी नहीं करूंगी। बाद में संजय और अंजलि मेघना को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। वो मेघना संजय को बहुत लान तान करने लगती है कि आप बीच में आकर इतना मत जताइए, बचपन से मैंने बहुत सहा है। 2 हफ्ते पापा हमारे पास रहते थे और 4 हफ्ते तुम लोगों के पास। मैंने बहुत ही कम अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड किया। दूसरे दिन संजय अंजलि के पेरेंट्स के पास जाता है क्योंकि अंजलि संजय के फादर से शादी करने के बाद अंजलि के पेरेंट्स ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन अंजलि हमेशा इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स की केयरिंग करती आ रही होती है। संजय अंजलि के पेरेंट्स को समझा बुझाकर शादी पर आने के लिए कहता है। यह होने के बाद संजय दूल्हे के बड़े पापा को किडनैप करवा लेता है, किसी जगह पर लाकर बहुत ही अच्छे से समझाने लगता है। सारी बातें क्लियर होने के बाद फाइनली मेघना की शादी अच्छे से होने लगती है। उसी रात संजय मैडी को बहुत थैंक यू बोलने लगता है। मैडी दोबारा शादी के बारे में बात करने लगती है। संजय का अभी भी यही डिसीजन होता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैडी वहां से जाने के बाद अंजलि भी संजय के पास आकर इसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि संजय अब तुमको मूव ऑन होना चाहिए। मैडी बहुत ही अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो तुम। संजय कहने लगता है कि मैं मैडी से शादी नहीं कर सकता। मैडी के लिए मैं एक हॉलिडे टाइप हूँ, अब तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं बहुत ही बूढ़ा हो जाऊंगा, वो यंग रहेगी, उसके साथ घूमना भी चाहूँ तो मैं नहीं घूम सकता। मैडी के सपने अलग है। अब मैडी भी बहुत ही दुखी होकर वापस जाने लगती है। संजय मैडी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया होता है, मतलब मैडी संजय पर गुस्सा होती है, अपना पर्सनल नंबर देते हुए कहने लगता है कि जब तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यहाँ आने के बाद मैडी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने लगती है। अब इस दरमियान में संजय अपने बच्चे को मैडी के पास भेजते रहता है, कभी 3 महीनों में एक बार, कभी 6 महीनों में एक बार। ऐसे ही कुछ साल गुजरने के बाद मैडी डॉक्टर भी बन जाती है। अभय के साथ तो टाइम स्पेंड करती रहती है, लेकिन इतने सालों में संजय से बात ही नहीं करती। फाइनली एक दिन मैडी उस नंबर को कॉल करने लगती है जो संजय की माँ किया करती थी। एक ही रिंग में संजय उस फोन को पिक कर लेता है, पूछने लगता है कि अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ। बाद में संजय खुद मैडी के पास आकर कहने लगता है कि मैंने चेन्नई में एक हॉस्पिटल को स्टार्ट किया, तुम वहाँ पर आकर उस हॉस्पिटल की देखरेख करो। एक्चुअली मैडी ने अपने बेटे से ये कहा था कि जब तुम डैडी से मिलो ये कहो कि मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। लेकिन संजय इस चीज को अलग तरीके से समझकर इसके लिए हॉस्पिटल ही बनवाता है। मैडी पूछने लगती है कि इतने सालों में क्या तुमको कभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ? एक्चुअली संजय ने ऑलरेडी अपनी दिल की बात अंजलि को बताई होती है। अगर वो मेरी एज की होती तो मैं इससे जरूर शादी करता। मतलब मैडी के लिए फीलिंग्स होती है इसके अंदर। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।